नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी जी सीधे लाइव जुड़ गए हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। धन्यवाद आपको भी प्रशांत जी। सबसे पहला मेरा सवाल जी, आपने हमें स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, पूरे विश्व को कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने परेशान कर रखा और भारत के प्रधानमंत्री जिस बेबाकी के साथ में लोगों से जो निवेदन कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो काम आया। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले मुझे बताइए, क्योंकि कल पीएम का बर्थडे भी था और S7 न्यूज़ चैनल ने हैप्पी बर्थडे पीएम कार्यक्रम का भी आयोजन किया था अपने स्टूडियो से। निश्चित तौर पर पूरी टीम माननीय पीएम जी की, माननीय सीएम जी की और पूरे देश जी और पब्लिक ने भी बड़ा सपोर्ट किया। जिस तरह से अपने यहाँ मृत्यु दर न्यूनतम है, पूरे विश्व में कहीं इस तरह से नहीं है, जबकि तमाम बहुत विकसित देश जो हैं वो भी अपने यहाँ से इतनी संख्या में लोगों नहीं बचा पाए जी, जितना कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बचाया। अच्छा, मुझे बताइए कि आप शिक्षक विधायक के तौर पे हैं, तो जब से आप बने हैं तब से आपने क्या क्या कुछ नया करवाया है, या जो टारगेट लेके चले थे कहाँ तक पहुँच पाए विधायक जी, मुझे बताइए आप। देखिए, एक तो पहले जो शिक्षक विधायक की परिभाषा लोग रखे थे वो केवल माध्यमिक विद्यालयों से उनका मतलब था, और वो भी बहुत छोटे से एडेड विद्यालय की संख्या या राजकीय को मिला लीजिए तो आज केवल 7% है पूरे देश में। 93% विद्यालय वित्तविहीन विद्यालय, जिनको सब वित्त पोषित कह सकते हैं, चाहे वो महाविद्यालय हों, चाहे बेसिक के हों, चाहे माध्यमिक के हों। जी, हम जब MLC हुए तो सबसे पहले हमने उसका अध्ययन किया कि शिक्षक विधायक का मतलब होता है कि प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के जो शिक्षक हैं जी, उनकी सेवा सुरक्षा, उनके लिए सम्मान, उनके लिए मान, और वो पढ़ाई कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस ओर हमने ध्यान दिया जी। तो बेसिक से लेके उच्च शिक्षा तक के, चाहे वो ICSE CBSE के विद्यालय रहे हों, चाहे उच्च कक्षाओं के, चाहे टेक्निकल विद्यालय रहे हों, चाहे माध्यमिक के विद्यालय रहे हों, विशेष करके जो वित्तविहीन विद्यालय हैं जो उपेक्षित थे, उनके लिए हमने काम किया, उनका हमने सम्मान बढ़ाने का काम किया। जी, अच्छा विधायक जी, अभी शिक्षा नीति जो आई है, कैसे देखते हो आप उसको? जो सरकार ने फैसले लिए उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जो आई है जी। एक लंबी उड़ान है, और मुझे लगता है कि बच्चों को बेहतर, जैसे पहले था कि जो बच्चा गणित पढ़ रहा है जी, वो इतिहास नहीं पढ़ सकता, वो भूगोल नहीं पढ़ सकता। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट है कि बच्चा अपनी रुचि का कोई भी विषय जी ले सकता है, और एक जो केवल डिग्री आधारित शिक्षा हो गई थी कि हमें हाई स्कूल में इतने नंबर लाना है, इंटर में इतने नंबर लाना है, अब इसका संपूर्ण मूल्यांकन जिस दिन से बच्चा प्रवेश करेगा स्कूल में, उस दिन से सतत मूल्यांकन प्रक्रिया करके एक जो हवा बना हुआ था, जिससे तमाम बच्चे सुसाइड कर लेते थे, भाग जा रहे थे छोड़ करके, बीच में छोड़ दे रहे थे, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए भी था, तो एक बहुत बेहतर उड़ान, जो एक कल्पना थी कि हमारे यहाँ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो सारा का सारा पिरो करके नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाया गया है। बहुत बेहतर है, जिसको नवयुवा उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। जी, अच्छा मुझे बताइए विधायक जी कि जब से आप बने हैं विधायक, जब से आपने इस सीट को संभाला है, कितना संतुष्ट मानते हैं? क्योंकि आने वाला टाइम अभी फिर से चुनाव का आने वाला है, तो कितना संतुष्ट मानते हैं, और क्या टारगेट आपने जो किए थे पूरे हुए, और अभी क्या सोचते हैं कि अगर आगे फिर से बनेंगे तो अभी हमें ये करना बाकी है? जाहिर सी बात है, क्योंकि 5 साल का एक समय लंबा समय होता है। क्या देखते हैं आप, क्या कहते हैं इस बात? देखिए, हम निर्दलीय के रूप में जीते थे जी, एक संगठन माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा, जिसका मैं ही प्रदेश अध्यक्ष था जी, जो वित्तविहीन विद्यालयों के लिए काम कर रहा था, वित्तविहीन शिक्षकों के लिए काम कर रहा था। हमने पूरे प्रदेश में एक बेहतर शिक्षा की नींव और शिक्षकों की नींव रखी जी, और शासन प्रशासन को, सरकार को और जनता को अपने शिक्षक, जिसके हम प्रतिनिधि थे मूल रूप में वित्तविहीन खास करके जी, उनको समाज में हम स्थान दिलाने में सफल हुए। पहले तो वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार जो मिलता है माननीय मुख्यमंत्री से या राष्ट्रपति से, राज्यपाल से मिलता है, उसमें शामिल नहीं किया जा रहा था। आज की डेट में प्रत्येक मंडल से एक वित्तविहीन शिक्षक को, जो सर्वाधिक योग्य होगा, उसे मुख्यमंत्री पुरस्कार में शामिल किया गया। 2 साल से मिल रहा है वो पुरस्कार, ये पहली बार। ये आपके द्वारा? ये मेरे द्वारा। क्या बात है, वाह, अच्छा। हमारे प्रस्ताव पे हुआ है, हमारे लेटर पैड के प्रस्ताव पे हुआ है। हाँ। यानी ये शिक्षक भी सम्मानित है। मैंने रखा था माननीय शिक्षा मंत्री के सामने जी अपने मेरठ के सम्मेलन में कि अगर हमारा शिक्षक टॉप 10 बच्चों को निकाल रहा है
यहाँ से IAS PCS निकल रहे हैं, तो इसे पुरस्कार में क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। उन्होंने हमें बिल्कुल कहा कि नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं। और आज जो एक समय था कि लोगों के मन में था कि वित्तहीन विद्यालय हैं, लूट रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, आज आप देखिए कोरोना काल में अगर कुछ कर पाए तो यही विद्यालय कर पाए जो वित्तहीन विद्यालय हैं, वहां से कुछ लोगों को संतुष्टि मिल रही है जी। और इन्हें भी रिकॉग्नाइज किया गया कि नहीं, ये भी विद्यालय बेहतर काम कर रहे हैं। ये एक तो हमने स्थापित किया। दूसरा, जो एक शिक्षक विधायक के रूप में था कि लोग उनको जानते नहीं थे, वो समाज से कटे थे, बहुत थोड़े लोगों में ये चुनाव सिमटा हुआ था। एडेड का पूरे प्रदेश में लगभग इस समय 40,000 शिक्षक है। जी जी। 40,000 शिक्षक में 10-12 हजार वोट पढ़ के 8 शिक्षक MLC होते थे। आज हमने इसको विराट रूप दिया, वित्तविहीन को वोटर बनवा करके आज ये 3-4 लाख शिक्षक पूरे 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर बना। और अब एक बेहतर व्यक्ति का जो एक संघर्षशील होगा उसका चुनाव हो रहा है, ये हमने स्थापित किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि विराट रूप में जब आएगा तो सही व्यक्ति का, एक संघर्षशील व्यक्ति का चयन होगा। ऐसा नहीं कि किसी का चेहरा देख करके या किसी गुट विशेष ने कह दिया नहीं यही हमारे प्रत्याशी हैं, वही आका हो जाएंगे, और ये हमने समाप्त किया। जी, एकदम सही बात कही है। मैं भी इस बात को सोचता था कि बहुत एक सिमटा हुआ, अगर आप देखिए दृश्य दिखाई पड़ता था कि शिक्षक विधायक है, बस ठीक है, कुछ लोग जानते हैं, ठीक है, चल गया। लेकिन आपने अगर इतना बड़ा फैसला करवाया कि इतने बड़े वोटर्स बनाए, तो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जब होते हैं और जब चुन के आप आते हैं तो उसकी जो खुशी होती है वो अपने आप में अलग होती है और फैसले भी बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2008 में जी मात्र 11,000 वोटर था जी, माने 7 जिले में केवल 11,000 अध्यापक था जी। वही राजकीय एडेड और जो राजकीय डिग्री कॉलेज थे या एडेड डिग्री कॉलेज थे जी, या जो इनके गवर्नमेंट के जो ITI पॉलिटेक्निक ये सब थे। 2014 में हमने प्रयास किया तो 19,000 हुआ। अच्छा, आज हमारे प्रयास से 32,000 वोटर है। क्या बात है, माने 3 गुना हमने बढ़ाया केवल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। 7 जिले में 32,000 वोटर है, जबकि अभी मुझे लगता है कम से कम 20% वोटर बनने से बाकी रह गया जिनका अच्छा प्रयास चल रहा है। लेकिन समय अभाव, इधर कोरोना आ गया तो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो शिक्षक नहीं बन पा रहा है जी कोरोना के कारण से, वरना ये जाता लगभग 40 से 50,000 वोट यहाँ बनता। तो जितना वोट का मास बढ़ेगा जी, जितने शिक्षक उसमें जुड़ेंगे, उतना ही सही व्यक्ति का, संघर्षशील व्यक्ति का चयन होगा। ये मेरा अपना प्रयास था और उस प्रयास में कहीं ना कहीं हम 90% आज सफल हैं। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा विधायक जी, मुझे बताइए कि जैसा कि आपने बताया, अब अगर कुछ नए फैसले जिसको कहें अगर ले सकते हैं, मतलब कुछ नया आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी चुनाव आने वाला है, तो क्या कहेंगे हमारे माध्यम से आपकी, क्यों दोबारा आपको चुना जाए, क्या सोचते हैं? अभी तो हमारा जो शिक्षक है इसे एक पहचान मिली है जी, लेकिन अभी इसकी सेवा सुरक्षा मिलना, इसकी सेवा की गारंटी मिलना जी, और इसे एक निश्चित रूप से मानदेय कहीं से भी मिले जी, सरकार दे, मैनेजमेंट दे, आउटसोर्सिंग से दे, कहीं से भी दे, लेकिन इसे एक निश्चित मानदेय कि नहीं ठीक है, अगर वो इंटर कॉलेज का अध्यापक है उसको हम प्रवक्ता कह रहे हैं या प्रिंसिपल कह रहे हैं जी, और आज के युग में अगर उसे 20-25,000 30,000 रुपए नहीं मिल रहा है, अध्यापक तो और कोई काम कर नहीं सकता कि वो ठेकेदारी करेगा या कहीं कोई पान की दुकान करेगा, ठेलिया लगाएगा, उससे भी समाज में बुराई फैलेगी। तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा सके, बेटे की पढ़ाई करा सके, शादी विवाह बच्चों की कर सके, इसके लिए कम से कम जो एक गारंटी होनी चाहिए कि 25-30,000 रुपए कम से कम उसे मानदेय मिलना चाहिए। मेरा ये प्रयास है कि सेवा सुरक्षा हो जाए और इनको जो है एक मनी गारंटी हो कि इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं। और साथ में जो सरकारी विद्यालय हैं वहां भी शिक्षकों का बड़ा अभाव है। जैसे जिस इंटर कॉलेज में एडेड हो या राजकीय, अगर वहां हमारा गणित का अध्यापक नहीं है, विज्ञान का अध्यापक नहीं है, तो स्वाभाविक है बच्चे वहां क्यों नाम लिखाएंगे, हमारा आपका बच्चा है। इसलिए वहां अध्यापक फुलफिल हो जाए, सारे विषय के वहां अध्यापक हों जी, और उनकी बाकायदे मॉनिटरिंग हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है अगर सरकार उनको दे रही है 80,000 तो पढ़ाई भी हो, वहां से गार्जियन संतुष्ट हो, गार्जियन उसकी मॉनिटरिंग कर सके, माने एक पारदर्शी व्यवस्था हो जाए। हम ये नहीं कहते केवल शिक्षक के लिए सब कुछ हुआ, शिक्षक कुछ ना करे। जी जी, बिल्कुल शिक्षक की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर उसको सरकार इतना पैसा दे रही है तो वो इतना काम करके दे, इतना रिजल्ट वो देना चाहिए। ये मेरा अपना प्रयास है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है अभी हाल में, डिप्टी CM के सामने आपने उस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो अब तो आप सत्ता में हैं, पार्टी में हैं। मैंने आपके संघर्ष बहुत सारे देखे कि जब आप प्रदर्शन करते थे लगातार, और जैसा कि आपने कहा ना कि शिक्षक विधायक की कोई पहचान नहीं रहती थी, लेकिन आपने उस पहचान को बनाया
वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा था। विधानसभा के सामने आपने इतने सारे प्रदर्शन किए। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि भाजपा आपने ज्वाइन किया, कितना संतुष्ट मानते हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी को आपने ज्वाइन किया? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी, अन्य पार्टियों से लाख गुनी अच्छी है, स्वच्छता के मामले में, पारदर्शिता के मामले में अच्छी है। दूसरा, अभी तक में शिक्षक संगठन ही शिक्षक राजनीति करते थे जी। जब राष्ट्रीय पार्टी उस पर उतर रही है तो निश्चित तौर पर अगर हम पार्टी के साथ मिल के काम करेंगे तो हम शिक्षकों की लड़ाई बेहतर उनसे टेबल टॉक करके कर सकते हैं जी। क्योंकि नीति नियंता तो सरकार ही है, संगठन तो एक प्रेशर ग्रुप है। तो अगर हम वहां अपने पर्याप्त संख्या में पहुंचते हैं तो हम टेबल टॉक करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, आगे माननीय जो हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं अभी मानव संसाधन, उनसे मिलकर के हम जो जेन्युइन समस्याएं अपनी हैं उनको बहुत आराम से टेबल टॉक करके निपटा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये फैसला सही जाएगा। क्योंकि अगर हम निर्दलीय थे तो हम अकेले लड़ते थे, लेकिन आज हम किसी मुद्दे को उठाएंगे, अगर हम अपनी बात को उनको समझा ले गए तो हमारे साथ पूरी पार्टी खड़ी होगी, पूरी सरकार हमारे साथ खड़ी होगी। तो निश्चित तौर पर हम अपने लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। विधायक जी, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, जैसा मुझे पता है, मैं देखता था आपको फेसबुक वगैरह में देखता था कि अभी भी उसी तरह से पूजा पाठ वगैरह सब कुछ आप करते हैं, आयोजन जो भी करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके संघर्ष की कहानी क्या है, क्योंकि संवाद एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम लोग खुलकर बातचीत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, तो आपके संघर्ष की कहानी क्या है? निश्चित तौर पर मैं बहुत ही साधारण परिवार से, मेरे पिताजी किसान हैं, हमारी माता जी गृहिणी हैं और मात्र कक्षा 5 पास हैं। हम जब शिक्षा लाइन में आए 91 में जी, तो हमने देखा रायवली में ऊंचाहार स्थान है, वहाँ से हमने अपनी शिक्षक लाइन शुरू की। तो मैंने ये देखा कार्यालयों में आते जाते और समाज में कि जो प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हैं जी, उनके साथ बड़ा सौतेला व्यवहार होता है। समाज में भी जो भी लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं वो पढ़ाना तो चाहते हैं प्राइवेट विद्यालय में, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो पैसे से सम्मान तौला जाता है शिक्षक का। जब मैं इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था तो मेरी वैल्यू नहीं थी, बट जो शिक्षा मित्र हो गए थे उस समय उन्हें 22-24 रुपए मिलती थी, हमें 4-5 हज़ार रुपये मिल रहा था। लेकिन उस 2200 रुपए वाले, चूंकि सरकारी था वो, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन हमारी वैल्यू नहीं थी। आज हमारा प्रवक्ता, जैसे बड़े विद्यालय हैं तमाम रायवली में जो यहाँ चल रहे हैं, गोपाल है या NSP है, जो भी बड़े विद्यालय हैं, उनका प्रवक्ता ऐसा नहीं है 35-40 हज़ार रुपये पा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं। आज भी शिक्षा में अगर 10 हज़ार रुपये पा रहा है तो उसकी शादी में तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, सियोटी एक रहती कुल मिला। लेकिन जो प्राइवेट पढ़ा रहा है उसके यहाँ तो शादी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने अनुभव किया, हमने देखा। और कार्यालयों में भी वित्तविहीन टीचरों के साथ में ऐसा, जैसे कि ये शिक्षा विभाग के कोई SC/ST हो, जो एक समय था जिसके कारण से लोग कहे कि भाई ये सम्मान नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे लगा कि एक बड़ा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है जी, और जो समाज को वास्तविक शिक्षा दे रहा है जी, उसके साथ अगर समाज और सरकारें दुर्व्यवहार कर रही हैं, उससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। उसको दूर करने के लिए, उससे छुटकारा दिलाने के लिए शिक्षकों को ही मैं इस शिक्षक राजनीति में प्रवेश किया। मेरी केवल और केवल सेवा भावना थी। मैं कभी शिक्षक विधायक बनने के बारे में सोचता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं शिक्षक विधायक बन जाऊंगा। मुझे ये भी, जब मैंने संगठन ज्वाइन किया तो मुझे भी नहीं पता था कि हम इसमें चुनाव भी हमें लड़ने का मौका मिलेगा जी। लेकिन हमारे संघर्ष को देखते हुए खास करके रायवली जनपद के लोगों ने, प्रतापगढ़ के लोगों ने और बाकी 7 जिले के लोगों ने भी हमारे साथ कंधे से कंधे लगा के चले, तन से, मन से, धन से उन लोगों ने लड़ा करके और हमको यहाँ पहुँचाया। हम उनके आजीवन ऋणी हैं और हम उनको संकल्पित हैं उनके लिए कि लगातार अपने अंतिम खून की बूंद तक हम शिक्षकों की सेवा करते रहेंगे। अंतिम सवाल मेरा आपसे, आपने बताया कि शिक्षक विधायक की जो पहचान नहीं थी उसको आपने कायम किया, वोटरों को बहुत बनाया आपने। तो अगर आप दोबारा, अब जैसे चुनाव आएगा तो दोबारा कोई चीज़ आप सोचते हैं कि उसको क्या नया करेंगे? अगर दोबारा आप विधायक बनते तो क्या आप, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है, कुछ सपने जो मैंने बताया ना कि अभी इनकी जो है पहचान बनी है जी, लेकिन अभी स्थापित नहीं हुआ हमारा शिक्षा। अच्छा,
खास करके वित्तविहीन का है, भी उसको जो है प्रबंधक कह देता है कि ऐसा है कि कल से मत आना। अभी कोरोना काल में 25-30% शिक्षकों को रोक दिया गया है कि आप विद्यालय नहीं आएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ठीक बात है, प्रबंधकों की भी एक मजबूरी है, उनके पास जब पैसा ही नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे। इसकी कोई स्थायी व्यवस्था हो जाए कि जिससे कम से कम जो व्यक्ति इंटर में पढ़ा रहा है, हाई स्कूल में पढ़ा रहा है, या अपना 8 घंटे के समय दे रहा है पढ़ाने में, जीविका का मुख्य साधन वही है उसका पढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल। और मान्यता प्राप्त विद्यालय पढ़ा, जिसको सरकार ने मान्यता दिया है कि हाँ ये विद्यालय है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे पूरे दुनिया में मान्य है। उनकी प्रधानाचार्य वित्तविहीन का उसके दस्तखत से जो मार्कशीट जारी हो रही है पूरे विश्व में मान्य है। बिल्कुल। लेकिन उस शिक्षक को अभी रोटी के लाले हैं। ये मुझे स्थापित करना है कि हमारा पढ़ाने वाला शिक्षक जो एक गौरव प्राप्त था शिक्षकों को, वो चाहे प्राइवेट में पढ़ा रहा हो, चाहे एडेड में पढ़ा रहा हो, चाहे राजकीय में, उस शिक्षक का जो खोया हुआ गौरव था उसे दिलाने के लिए हम संकल्पित हैं और ये दिला के रहेंगे। चलिए उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में सीधे यहाँ लाइव जुड़े और आपने शिक्षकों के गौरव की बात कही, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप दोबारा विधायक बने और जो फैसले अभी पूरे नहीं करवा पाए सरकार के साथ वो भी आप पूरे करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें मौका दिया स्टूडियो में आने का जी, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये थे उमेश द्विवेदी जो सीधे हमारे साथ में स्टूडियो से लाइव जुड़े थे। मैं आपको बता दूं कि शिक्षक के गौरव के लिए उन्होंने बात कही और जो भी अभी फैसले नहीं पूरे हो पाए हैं उनको भी पूरा कराने की बात कही। संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन उनको फॉलो करिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। S7 के संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।